Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about blood. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले ब्लड, जिसको हिंदी में हम रक्त के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसको। और ये जो आज का ये वीडियो बनाया गया है, ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि आप सेंट्रल या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हेल्पफुल रहें। एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। जो ब्लड है ये एक नेचुरल कोलॉइड होता है। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक कोलॉइड। उसके बाद जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। ओके, पीएच के बारे में बात करें कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो इसका ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। दैट मीन्स ये बेसिक इन नेचर होता है। हिंदी में इसको हम क्षार के नाम से जानते हैं। मेल के अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है और फीमेल्स के अंदर मेल के कंपैरेटिवली ब्लड की मात्रा कम होती है। मेल के अंदर ब्लड की मात्रा जो होती है वो 5.5 लीटर मतलब 5.5 लीटर के तकरीबन पाई जाती है, एंड फीमेल्स के अंदर वो 5 लीटर होती है। अब क्योंकि मेल के अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है और फीमेल के अंदर कम पाई जा रही है, तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो सेल काउंट होती है, उनकी जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं उनमें भी वेरिएशंस आता है। मेल के कंपैरेटिवली मेल के अंदर उनकी जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं एंड फीमेल्स के अंदर वो कम रहती हैं। जैसे कि ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हिमेटोक्रिट, इन सब की अगर आप नॉर्मल रेंजेस के बारे में देखेंगे तो मेल्स के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज ज़्यादा पाई जाएगी और फीमेल के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज कम पाई जाएगी। ये सब डिपेंड होता है ब्लड के रेंज के ऊपर। ओके, उसके बाद फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि ब्लड कहाँ पर बनता है। ये जो ब्लड होता है, जो फीटस होता है, जो माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर जो ब्लड है वो लीवर के अंदर बनता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, अडल्ट स्टेज में आ जाता है, तो उसके अंदर बोन मैरो के अंदर ये ब्लड बनता है। बोन मैरो के बारे में बात करें तो अगर आप बोन के अंदर देखेंगे तो अंदर जो उसकी कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर बोन मैरो पदार्थ पाया जाता है जो कि येलो कलर का भी होता है एंड रेड कलर का भी होता है। जो रेड कलर का बोन मैरो होता है उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है एंड जो येलो कलर का बोन मैरो होता है उसके अंदर फैट होता है। ओके, स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर होता है। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन में स्टोर होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सारे एग्जामिनेशंस में पाया गया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो या फिर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम रहा, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लड का ग्रेवयार्ड कौन होता है, मतलब कि ग्रेवयार्ड कौन होता है ब्लड का, और दूसरा कि ब्लड बैंक किसे माना जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, दोनों ही एक ही ऑर्गन का नाम है, स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं एंड ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। जब हमारी बॉडी को एकदम ब्लड की आवश्यकता होती है तो जो स्प्लीन है ब्लड को स्टोर करके रखता है, वो हमारी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है। एंड ग्रेवयार्ड इसलिए बोला गया है कि जब ब्लड सेल्स की मृत्यु हो जाती है, खासकर रेड ब्लड सेल्स की, तो वो कहाँ पर जाते हैं, वो स्प्लीन के अंदर जाते हैं। क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर लाइसोसोमस नहीं होता है, और लाइसोसोमस नहीं होता है तो आरबीसी मरने के बाद ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं एंड स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ओके, अगर लाइसोसोम होता आरबीसी के अंदर तो वो उसे वहीं पर खा लेता और खत्म कर देता, जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर लाइसोसोम होता है। जब डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी का जो लाइसोसोम होता है उसको वो खा जाता है। ओके, लेकिन आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद ये जो आरबीसी है ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू
स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सो इसको 200 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। ओके, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने देखिए आपको बताया था कि ब्लड क्योंकि मेल के अंदर जाता होता है, फीमेल के अंदर कम होता है, तो इसीलिए HB हीमोग्लोबिन भी मेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है और फीमेल के अंदर कम पाया जाता है। जो HB होता है मेल के अंदर वो 14 to 15 ग्राम पर डीएल रहता है एंड फीमेल्स के अंदर 12 to 13 ग्राम पर डीएल पाया जाता है। ये इसकी नॉर्मल रेंजेस होती हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके फादर कौन है, उसे किसने डिस्कवर किया था? उनका नाम था विलियम हार्वे। हिंदी में बोला जाए तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं रक्त परिचरण की खोज। रक्त परिचरण मतलब ब्लड का सर्कुलेशन किसने खोजा था? तो वो थे विलियम हार्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में कि ब्लड का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ओके, सो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारी बॉडी के ताप को नियंत्रण में रखता है। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है और साथ में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? दैट वुड बी 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, जो हमारे जितने भी हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को कंज्यूम करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मतलब कि पोषक पदार्थ का परिवहन करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली दो टाइप की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, इसीलिए जो वेनस ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि वो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। एंड जो आर्ट्रियल ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ओके, उसके बाद एमिशन ऑफ यूरिन एलिमेंट्स, यूरिन के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है उनके एमिशन में भी ये हेल्प करता है। ओके, अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स को एमिशन करता है, कौन कौन से एलिमेंट्स का परिवहन करता है? यूरिया, अमोनिया। कैसे करता है कि ब्लड के अंदर यूरिया और अमोनिया किडनी तक जाते हैं और किडनी में जाने के बाद ये वहां से यूरिन के थ्रू फिल्ट्रेशन होते हैं और यूरिन के अंदर फिल्ट्रेशन होते हैं और यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो देखिए जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। ओके, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है और जो सेल्स होते हैं वो सॉलिड पोर्शन में कंक्लूड होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और जो सॉलिड पोर्शन होता है जिसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं उनकी मात्रा प्लाज्मा के कंपैरेटिवली कम होती है। प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर 60% पाया जाता है और जो सेल्स होते हैं वो 40% पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पाए जाते हैं और प्लाज्मा को गाढ़ा करने में हेल्प करते हैं। ओके, पहला है फिब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। अगर फिब्रिनोजन को मैं प्लाज्मा के अंदर से निकाल दूं तो वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सेल्स के बारे में बात करें सो हमारे पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ओके, अब आरबीसी को दूसरा नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। जो आरबीसी होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 50 लाख, मतलब कि 5 मिलियन। ओके, एंड जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 10 से 11 हजार तक
पाए जाते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में टीएलसी के नाम से जानते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसकी नॉर्मल रेंज 2 लाख के करीब पाई जाती है। आरबीसी का लाइफ स्पेन, मतलब कि इनकी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 4 डेज का होता है एंड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन 7 डेज का होता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, जो ब्लड है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, लिक्विड पदार्थ के लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि 60% पाया जाता है। सॉलिड पोर्शन सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 40% पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर 2 प्रोटीन मेन होते हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अगर मैं फिब्रिनोजन को प्लाज्मा के अंदर से रिमूव कर दूं तो वो सीरम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्स के बारे में बात करें जो कि 40% पाए जाते हैं, सो सेल्स में हमारे पास मेनली आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, दूसरा सेल डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, तीसरा सेल प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का रहता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 4 डेज का होता है एंड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन 7 डेज का होता है। इनकी रेंजेस के बारे में बात करें तो जो आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 50 लाख, दैट मीन्स 5 मिलियंस के करीब होता है। टीएलसी मतलब डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें सो उनका जो लाइफ स्पेन, उनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 10 से 11,000 रहता है, और प्लेटलेट के बारे में बात करें तो 2 लाख के करीब पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आरबीसी होता क्या है, फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, फंक्शन क्या है, प्लेटलेट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट टर्म में लेके लिखे गए हैं यहाँ पर। सो आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। ओके, सो देखिए आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी शेप के बारे में बात करें तो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा? बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि बीच में से ये पतला होता है और इसका बाहर का जो पोर्शन होता है वहां से ये मोटा होता है, इसीलिए इसको हमने बोला है बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर लाइजोसोमस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये, इसके अंदर लाइजोसोमस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, अभी बताया था आपको। न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मतलब इसके अंदर ना तो डीएनए है और ना ही आरएनए है। अगर डीएनए भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, तो आरबीसी से हमें किसी भी तरीके का जेनेटिक कोड नहीं मिल सकता है। ओके, लेकिन जो हमारा सलाइवा है, हमारे हेयर स्ट्रैंड्स हैं, हमारे नेल्स हैं, इनसे हमें जेनेटिक कोड मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस होगा तो डीएनए भी होगा, जिसको हम जेनेटिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इसकी परसेंटेज कितनी होती है? सभी सेल्स के कंपैरेटिवली 90% से भी 95% से भी ये ज्यादा पाया जाता है ब्लड के अंदर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं अनीमिया। ओके, अनीमिया के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया केस माना जाता है। ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो देखिए, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पिगमेंटेड कलर होता है इसके अंदर, रेड कलर का, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। और क्योंकि आरबीसी का कलर रेड होता है, जिसकी वजह से आरबीसी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल होता है ब्लड के अंदर, और उसी वजह से जो ब्लड है उसका कलर रेड दिखता है। ओके, अब बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है और आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी जरूर होगी।
अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो ब्लड की भी कमी पाई जाएगी, ओके, और आरबीसीज भी अल्टीमेटली कम ही होंगे, सो उसको हम अनीमिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आरबीसी को एक हम हाईएस्ट ऊंचाई पर लेके जाएं तो जो आरबीसी है उसका जो साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है। ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन में आ गया था, ओके, कि ऊंचाई पर आरबीसी का साइज छोटा होता है या बढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, बढ़ जाता है। देखिए, अगर आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है वो कम होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपीनिया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना, याद रखिएगा। इंक्रीज होगा तो पॉलीसाइथीमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से कंडीशन को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एज एन एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं, हमें वायरस से, एंटीजन से, बाहर से आने वाले कीटाणुओं से बचाते हैं, ओके। सो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनकी शेप कोई निर्धारित नहीं होती है, डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, क्योंकि एक तरीके का डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, 5 तरीके के होते हैं और पांचों का ही साइज डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर शेप डिफरेंट शेप बोली गई है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन के बारे में बात करें कि इसका काम क्या है, सो इसका फंक्शन जो है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है एज पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, ओके। उसके बाद टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसीज के टाइप कितने हैं। देखिए 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। उसमें जो 5 तरीके के होते हैं, पहले 3 जो होते हैं उनके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, इसीलिए उसको हमें एक कैटेगरी में कंक्लूड किया है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के डब्ल्यूबीसी आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स। होप आपको याद रहेगा, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स तीनों के अंदर ही ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। अब ये जो मोनोसाइट होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है डब्ल्यूबीसीज में। पांचों डब्ल्यूबीसीज में सबसे बड़ा सेल जो होता है मोनोसाइट होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी जान लीजिए। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन आता है, कोई भी एंटीजन आता है, तो एंटीबॉडीज को पता लग जाता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया है, बाहर का फॉरेन सब्सटेंस आ गया है। तो वो क्या करता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको जाकर बताता है, ये जो टी लिम्फोसाइट होता है उस एंटीजन को किल करता है, और किल करने के बाद जो मोनोसाइट होता है उस एंटीजन को खा जाता है, उसको वो खाता रहता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। इसीलिए जो मोनोसाइट होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल माना गया है। डब्ल्यूबीसीज के बारे में आप देख लीजिए किस तरीके के दिखते हैं। मोनोसाइट ऐसा होता है, यूसिनोफिल ऐसा होता है, बेसोफिल है ये 2 लिम्फोसाइट टी एंड बी, एंड देयर इज अ न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तीनों ही सेल्स में सबसे छोटा पाए जाने वाला सेल यही है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारे ब्लड, अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी है और ब्लड बह रहा है उसको रोकने का काम इसका होता है, ब्लड का क्लॉट बनाने का काम इसका होता है। किसका, प्लेटलेट का काम होता है। और हमारी बॉडी को शक्ति भी प्रोवाइड करता है ये। तभी तो जब डेंगू हो जाता है और प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं तो हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं, है ना, ठीक है। देखिए अब शेप के बारे में बात करते हैं प्लेटलेट की। जो इसकी शेप है ये स्मॉल होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। फंक्शन इसके 3 फंक्शन है। हीमोस्टेसिस का काम करता है, ठीक है, खून का थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का काम करता है और वाउंड हील करने का काम करता है, जख्म को
भरने का काम भी करता है। अगर थ्रोम्बोसाइट कम होता है, डिक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ओके, पीनिया का मतलब डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइथीमिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइथीमिया। यहीं से मुझे याद आया कि मैंने आपको WBC का इंक्रीज और डिक्रीज नाम नहीं बताया है, तो वो भी देख लीजिए। अगर WBC डिक्रीज होता है उसको हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीनिया वर्ड कॉमन है तीनों में। RBC कम होगा तो भी पीनिया वर्ड यूज होगा, WBC कम होगा तो भी पीनिया वर्ड यूज होगा, प्लेटलेट कम होगा तो भी पीनिया वर्ड यूज होगा। ठीक है, अगर WBC बढ़ जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। RBC इरिथ्रोसाइट उसका दूसरा नाम है। शेप बाइकनकेव होती है, लाइजोसोम अब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल यही है, 95% से भी ज्यादा। डेफिशिएंसी के केस में इसको अनीमिया में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ज्यादा हाइट पे जाने से इसका साइज बढ़ जाता है। डिक्रीज कंडीशन को इरिथ्रोपीनिया के नाम से जानते हैं, इंक्रीज कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। WBC के बारे में बात करें, ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। शेप डिफरेंट होती है इसकी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लाइजोसोमस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। टाइप के बारे में बात करें, दो भाग में इनको बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप के WBCs आते हैं, यूस्नोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। ओके, डिक्रीज कंडीशन को ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं, इंक्रीज कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है एंड शेप इसकी स्मॉल होती है, छोटे होते हैं, ये डिस्क शेप होती है इसकी। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है इसके अंदर। फंक्शन हीमोस्टेसिस का काम करता है, थ्रोम्बोसिस का काम करता है, जख्म को सुखाने का काम भी करता है। डिक्रीज कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के नाम से जानते हैं, इंक्रीज कंडीशन को थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you enjoy this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and please share this video and please do support women empowerment. Thank you very much.